हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे अपने इस वीडियो में। आज हम आप सीटीईटी और यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। ये किसी भी टीईटी की परीक्षा के लिए यहाँ पर सीडीपी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपसे इन्होंने पूछा है कि किसने विमात्मक माफ़ी चाहेंगे, जिसे हम एक मल्टी डायमेंशनल थ्योरी बोल देते हैं आपका, या मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। प्रज्ञा को मतलब कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से जोड़ दिया है। गोलमैन, स्पीयरमैन का नाम है जॉन मेयर का है और गार्डनर का है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बहुविमात्मक प्रज्ञा या फिर अगर मैं विमा वाले बुद्धि के प्रत्यय को लेकर के बात करूं तो ये जो सिद्धांत बताया गया है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया है। इसके बारे में डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट आपकी बाकायदा बनी हुई है सीडीपी की, सीटेट सीडीपी करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब कुछ मैंने आपका पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में या वर्तनी में, व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में आपका, फिर है खड़े होने में या बोलने में दिक्कतें होती हैं। दूसरा सवाल आपका जो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, जब आप डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया की बात करते हो, डिस्प्रैक्सिया हो गया आपका, तो जो डिस्लेक्सिया है सबसे पहले वो पढ़ने या फिर वर्तनी से आपका रिलेट करता है। दूसरी चीज़, आपसे अगर डिस्ग्राफिया पूछता है तो डिस्ग्राफिया जो है वो आपके एक विकार है, एक समस्या है, दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? जो बच्चे लिखने में असमर्थ होते हैं या लिखने संबंधी जो असमर्थता होती है वो आपकी डिस्ग्राफिया में आती है। ऐसे ही जब आप कैलकुलेशन संबंधी जो भी आपकी इनएबिलिटीज़ होती हैं, डिसेबिलिटी को लेकर के बात करते हो, वो आपका डिस्कैलकुलिया में चला जाता है। वहीं अगर मैं डिस्प्रैक्सिया की बात करूँ, क्या बोलते हो आप इसे? इसे आप प्राक्सिया करके या प्रैक्सिया करके बोल देते हो, जिसे हम गतिक निर्योग्यता बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, पेन पकड़ने में मुश्किल हो रही, ब्रश पकड़ने में उसे मुश्किल हो रही, दिक्कतें हो रही हैं, तो डिस्प्रैक्सिया यानी कि गतिक निर्योग्यता में चला जाएगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। आपके एक इंक्लूसिव क्लास में एक टीचर की क्या भूमिका होती है उसको लेकर के सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है। तीसरे सवाल में लिखा है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ये बोला इन्होंने। निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये कहा है कि शिक्षक की भूमिका नहीं है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछे, जब नकारात्मक सवाल पूछे तो उत्तर भी आप नकारात्मक ही खोजने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, मतलब पूरी कोशिश क्या, खोजना ही खोजना है। और कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है और ऑप्शन में कहीं भी नहीं अगर दिख जाए तो वही आपका उत्तर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी नहीं लिखा है और यही आपका करेक्ट आंसर है। मतलब समावेशी कक्षा में हम हर एक प्रकार के बच्चे को शामिल कर रहे होते हैं, चाहे वह चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो, CWSN, या नॉर्मल चाइल्ड हो, या किसी भी प्रकार का बच्चा हो। हर एक प्रकार के बच्चे को हम एक समावेशी कक्षा में बैठा करके पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इन्होंने कह दिया कि शिक्षक जो है को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कहना गलत होगा। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। लिखा है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है उत्साह को कम करना। दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना। तीसरा है रोक देना चाहिए, या फिर चौथा है अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बच्चे खुल करके क्लास में रहें, ओपनली जो है कोई बात अपनी कह सके, चीज़ों को सीख सके, जान सकें, ऐसे में कोई भी क्वेश्चन है उन्हें पूछने के लिए आप मोटिवेट करिए, आप रीइंफोर्स करिए, प्रेरित करिए। उनके उत्साह को कम नहीं करना है, रोकना नहीं है उन्हें हमें। ये बातें आपकी गलत हो जाएगी और आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। आगे चलते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। अगर बच्चे के ग्रोथ को लेकर के बात होती है तो किससे रिलेट करती है? शारीरिक वृद्धि से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, या फिर नैतिक विकास है। तो पांचवा सवाल जो है आपका सीधा सीधा दिया हुआ है कि वृद्धि कैसे, मतलब दो टर्म होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो है वो गुणात्मक चीज़ें आती हैं, यानी कि क्वालिटेटिव चीज़ें आती हैं, जैसे हाव भाव, विचार, स्वभाव कैसा है, बातचीत करने का तरीका, नैतिक आचार विचार कैसा है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो उस समय मनुष्य की जो ऊंचाई है, हाइट है, वेट है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उसके शरीर का हाइट, उसके शरीर का वेट, तो वो किस में चला जाएगा? शारीरिक वृद्धि में चला जाएगा। उम्मीद आशा है कि यहाँ से जो आपने करेक्ट किया होगा वो आपने भी ए आंसर लगाया होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। छठे में है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है।
मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था? ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आखिर विकास की शुरुआत होती कहाँ से है, तो विकास, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी विकास में वृद्धि, मतलब ये आपका है ग्रोथ और ये आपका है डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी वृद्धि जो है वो विकास का ही एक अंग होती है। यानी जो वृद्धि है आपकी वो विकास में ही आएगी। तो विकास की जो शुरुआत हो जाती है वो कॉन्सेप्शन स्टेज से हो जाती है, जब भ्रूण एम्ब्रायो जो है वो जब बनने लगता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो गर्भकाल से आएगा, या आप इसे गर्भावस्था भी कह देते हो। आगे चलते हैं। सवाल है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, आर एम गेने, या फिर आई पी पावलोव करके हैं। तो अगर मैं बात करूँ द कंडीशंस, ध्यान दीजिएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक जो है वो गेने महोदय के द्वारा लिखी गई है। तो सातवें का जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो सी आएगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये स्टेटमेंट किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इन्होंने बाकायदा जो ये हैं, इन्होंने बाकायदा किशोरावस्था पर पुस्तक भी लिखी, एडोलिसेंस के नाम से। जरशील्ड हैं, स्टैनली हॉल हैं, सिम्पसन या फिर क्रो एंड क्रो। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो एडोलिसेंस पर अध्ययन किया था वो स्टैनली हॉल ने किया है, या किया था, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। और आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी आएगा। नेक्स्ट और है आपका इसमें, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है, वो चीज़ इन्होंने आपसे पूछी है। माइक्रो टीचिंग के लिए टाइम कितना लगता है? ठीक है, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट और 30 मिनट का समय दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, फिर बताना, फिर एक प्रतिपुष्टि, फिर से एक बार रीचेक करना, तो ये सारी चीज़ें 6-6 मिनट की होती हैं आपकी। 6 स्टेप्स होते हैं आपके, 6-6 मिनट की होती हैं, और ऐसे में जो टोटल टाइम होगा वो आपका 36 मिनट्स का होता है। आशा उम्मीद है कि आपने भी 9th वाले क्वेश्चन में ए लगाया होगा। आगे चलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। सीखने का पठार, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो पहले तो ये देख लेंगे कि आखिर स्टेटमेंट है किसका। फिर जो ये स्टेटमेंट बताई गई है इसका मतलब क्या निकल करके आएगा वो भी हम बात कर लेंगे। तो 10 नंबर में जब आप बात करोगे, स्टेटमेंट जो है वो रॉस का है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। अब इन्होंने पठार के बारे में बताया। देखिए, होता ये है कि आप एक समतल मैदान पर चलते चले जा रहे थे कि एक ऊंचा सा भाग कोई आया। तो एक बात बताओ, या फिर आप ऐसे कह लो कि आप साइकिल चलाते हुए समतल पर जा रहे थे और एक ऊंचा उठा हुआ भाग आया, तो ऐसे में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं उस पर साइकिल चढ़ाने के लिए, या फिर वो एक अवरोध का काम करेगा या नहीं? एग्जैक्टली वो बिल्कुल करेगा आपका। तो ये इन्होंने यही कहा है कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, फिर कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक दिक्कतें, पर्यावरणीय दिक्कतें, कक्षीय दिक्कतें अगर आ जाती हैं तो ऐसे में सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, और इसे ही आप लर्निंग प्लेट्यू या फिर सीखने के पठार के रूप में कह देते हो। ठीक है, तो आशा उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे आप। 11 नंबर में क्या बोला है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है तो उसे ऐसे में क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, ये कहना गलत होगा। नज़रअंदाज, ये भी कहना गलत होगा। फिर है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए और तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। अगर बच्चे में दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं जो है वो कोई काम सही से कर पा रहा है क्लास में, तो वहाँ स्कूल में वो इसीलिए गया है कि आप उसे पढ़ाएं, आप उसकी दिक्कतों चीज़ों को समझें, ना कि उसे तत्काल क्या कर दें, घर वापस भेज दें। तो ऐसे में आप उसका क्या करोगे? काउंसलिंग करोगे बच्चे की कि आखिर बेटा दिक्कत क्या है। आप कोशिश करोगे जो है पता लगाने की आखिर उसमें समस्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 12 नंबर में आपसे पूछा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे रिलेटेड होती हैं? पाठ्य सहगामी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक शैक्षिक क्रिया होती है, एक सह शैक्षिक क्रिया होती है, यानी एजुकेशनल एक्टिविटी और को एजुकेशनल एक्टिविटी। ऐसे ही पाठगत गतिविधियाँ, पाठ्यगत गतिविधियाँ होती हैं जो आपके पाठ्य लेसन चैप्टर को लेकर के चलती हैं, और पाठ्य सहगामी होती हैं जो खेल कूद, स्काउट की बात हो गई, जो कि मैदान में या स्कूल या कक्षा कक्ष के बाहर, स्कूल नहीं कक्षा कक्ष के बाहर जो खेला जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे रिलेट करती हैं?
यहाँ से 12 नंबर में जब आप देखोगे शैक्षिक संस्थानों के विकास से, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खेल में बच्चा जीतता है तो स्कूल का ही नाम रोशन होगा ना। वृत्तिक विकास करके लिखा हुआ है, वृत्ति चित्त वृत्त को लेकर के जब आप बात करते हो, ये भी ठीक है। मानसिक विकास भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं सर्वांगीण विकास लिख दूं तो ये सभी के सभी इसमें जो है वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग, सभी चीज़ों से, हर एक एस्पेक्ट से, हर एक तरीके से जो रिलेट करता हो। तो आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। एक और सवाल है आपके लिए, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने नहीं किया है? कोहलर हैं, बीएस ब्लूम हैं, आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, बीएफ स्किनर हैं और ईएल थॉर्नडाइक हैं ऑप्शंस में। तो 13 नंबर का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, वुल्फगैंग कोहलर, वनमानुस जो था उस पर आपका जो है सुल्तान पर प्रयोग किया, वो भी सही है आपका। बीएफ स्किनर की बात करते हुए इन्होंने भी आपका प्रयोग किया हुआ है चूहे और बाकी सारे उस पर। ईएल थॉर्नडाइक की बिल्ली, इन्होंने भी प्रयोग किया हुआ है। ये जो बीएस ब्लूम है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो आपकी अधिगम वाले सिद्धांत से एकदम से अलग है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें सवाल पूछा है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोधन, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में बने रहना। तो 14 नंबर सवाल की हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक होता है स्कूल ड्रॉप आउट और एक होता है कि किस तरीके से अवरोध आ गया कोई और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ड्रॉप आउट वाले में क्या होता है कि विद्यालय छोड़ देता है वो ऐसे में, ठीक है। जब अवरोधन की बात करते हो तो बच्चा एक ही, कहते हैं कि वो क्लास में, दूसरी क्लास में है, फिर से उसी क्लास में रह गया, अगली बार अगले साल उसी में रह गया। तो 1 से अधिक वर्ष तक अगर एक ही कक्षा में रह रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, अधिगम में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो उससे हम क्या बोल देते हैं, शिक्षा में अवरोधन। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 15 नंबर में आपसे कहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में प्रस्तावना है, समापन या प्रदर्शन कौशल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज को लेकर के कि आखिर कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जब आप बता रहे होते उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस चेंज की बात की है यहाँ पर, समापन मतलब कंप्लीट, ये तो आपका होगा ही, नहीं होगा, बिल्कुल सही आपका। उद्दीपन में आप क्या कर रहे होते हो, मोटिवेट कर रहे होते हो, किसी को रीइंफोर्स कर रहे होते हो। प्रदर्शन में आप उस समय उस पर वर्क कर रहे होते हो, मतलब कहने का ये है कि प्रीवियस नॉलेज की जानकारी हो चुकी है, फिर आप उस पर काम कर रहे हो। तो ऐसे में एक ऑप्शन हमारे पास बचता है प्रस्तावना कौशल, जिसे हम आमुख कौशल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से ही आएगा। दोस्तों, आशा उम्मीद है कि आपने इन 15 सवालों में जो आपका टारगेट है 12 का, वो आपने सही कर लिया होगा। बाकी के इनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।